इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का जो आपका इसमें टॉपिक है वो होगा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। आज हम यहाँ पर सेक्शन 23 के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम सभी इस बात को जानते हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी बनता है जब उसमें सेक्शन 10 के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हों, और उन्हीं में से एक रिक्वायरमेंट होता है कि उस एग्रीमेंट के जो ऑब्जेक्ट हैं या कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए जो ए है वो बी से कहता है कि वो बी को अपना मकान 10,000 रुपये में बेचना चाहता है। अब यहाँ पर जो बी है वो एग्री कर जाता है इतने रुपए में मकान ख़रीदने के लिए ए का। यहाँ पर ए के लिए जो कंसिडरेशन है वो 10,000 रुपये हैं जो बी उसको देगा, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, वो मकान जो ए उसे देगा। इसका मतलब जो कंसिडरेशन है, जो इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ही अपने आप में लॉफुल हैं, तभी ये एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यह अराइज होता है जिसके बारे में सेक्शन 23 में बताया गया है कि अगर कोई एग्रीमेंट है और उसके ऑब्जेक्ट या उसके कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हैं, अनलॉफुल हैं, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन केवल कह देने से कि वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा बात पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि सेक्शन 23 के तहत ही कुछ ऐसे सरकमस्टांस बताए गए हैं जिनके तहत आने पर ही वो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। अब हमें सबसे पहले एक एक करके यहाँ पर अब हम उन पॉइंट्स को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है। अब पहले आप एक बार इसकी लैंग्वेज देख लीजिए। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस, मतलब कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो किसी एग्रीमेंट में पाया जाता है वो तभी तक लॉफुल होगा जब तक कि उसमें यह जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो ना हों। यानी कि इसका मतलब जब कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। अभी हमने कहा कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। सपोज़ करो ए है और वो बी से कहता है कि अगर बी सी को मारेगा पीटेगा उसको हर्ट पहुँचाएगा तो ए बी को 10,000 रुपये देगा। अब यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हो रहा है सी को हार्म पहुँचाने के लिए, ऐसा कोई काम करने की बात हो रही है यहाँ पर जो कि लॉ के तहत मना है, फोरबिडेड है। कहाँ पर मना है, आईपीसी के तहत किसी को हर्ट करना मना कर रखा है, और आपका ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर क्या है, किसी को हर्ट करना है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि फोरबिडन बाय लॉ होगा वो एग्रीमेंट अपने आप में ही अनलॉफुल होगा और उसका रिजल्ट होगा कि उसे वॉइड माना जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। यहाँ पर बात अब यह अराइज होती है कि जब कोई एग्रीमेंट किया जाता है, अगर उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इस प्रकार का है कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को हाँ कर दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो भी यहाँ पर वॉइड ही माना जाएगा। हम यहाँ पर इसे केस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। केस है इसमें राम सेवक वर्सेस रामचरण का। इस केस में यह था कि जो इसमें पार्टीज़ थी उनके द्वारा मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करा गया था। यहाँ पर उन लोगों ने यह तय करा था कि वो जो अपने अकाउंट्स हैं, जो उनका बिजनेस एक्टिविटी है, उसको पूरी बिजनेस एक्टिविटी को शो नहीं करेंगी। इसके माध्यम से वो यहाँ पर अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते थे। तो यहाँ पर ऐसा करके जो ऐसा एग्रीमेंट है इनके बीच में वो अपने आप ही अनलॉफुल है, क्योंकि अगर उसे हाँ कर दिया गया ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए तो कहीं ना कहीं वो लॉ के जो प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स लॉ के जो प्रोविजंस हैं इसमें, उसको डिफीट कर रहा है। इसी वजह से ये माना गया है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है जो लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको डिफीट कर रहा है तो इस प्रकार का एग्रीमेंट हमेशा से ही वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें पॉइंट अराइज हो रहा है फ्रॉडलेंट पर्पस। जब भी कोई एग्रीमेंट अगर किया जाता है, अगर उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन इस प्रकार का है ताकि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड कमिट किया जा सके। आप इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि सपोज़ करिए ए और बी और सी
ABC 3 लोग हैं और वो आपस में मिलकर यहाँ पर यह तय करते हैं कि उन्होंने फ्रॉड के माध्यम से जो भी पैसा कमाया है वो उसे आपस में बांटने का एग्रीमेंट करती हैं। तो जो उनका ये ऑब्जेक्ट है, जो उनका कंसिडरेशन है, वो अपने आप में ही अनलॉफुल है, इसलिए इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम वॉइड मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है, अगर कोई एग्रीमेंट इस प्रकार का है जिसमें उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन ऐसा है कि किसी पार्टी को कोई भी प्रकार की इंजरी या फिर हार्म पहुंचाया जाए किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो ऐसा किया जाने वाला एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाता है। सपोज़ करो अगर ए और बी जो है आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जब ए बी को पैसे उधार दे रहा है और वो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि अगर ए के द्वारा जो बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट रखी गई है, अगर बी उसको नहीं चुका पाता है तो बी उसके यहाँ पर गुलामी करेगा जीवन भर की। ऑफकोर्सली ये जो बात रखी गई है वो अपने आप में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए इस एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यह होता है कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर इमोरल है तो भी इस प्रकार का एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा और उसको वॉइड ही माना जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इमोरलिटी क्या होती है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इमोरलिटी डिपेंड्स ऑन द नॉर्म्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम यहाँ पे उसे इमोरलिटी के रूप में जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट और या फिर कंसिडरेशन अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो ऐसा एग्रीमेंट भी हमेशा से ही वॉइड ही माना जाता है। लेकिन अभी हमने यह कहा कि कोई भी एग्रीमेंट अगर उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वॉइड है। ये वाली बात कैसे पता चलेगी कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स कवर करे गए हैं, जैसे कि अगर कोई एग्रीमेंट टू स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है ये हम समझाते हैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। हम ये जानते हैं कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, हम इतना तो जानती हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस भी होते हैं और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस में पार्टीज़ कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, समझौता कर सकती हैं आपस में, लेकिन ऐसा वह कोर्ट की परमिशन से करेंगी, ठीक है। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उनमें पार्टीज़ आपस में समझौता नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर पार्टीज़ वहाँ पर कोई ऐसा एग्रीमेंट करती हैं जो एग्रीमेंट यह कहता है कि वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में समझौता करने की बात कर रही हैं, तो ऐसा ही प्रोसिक्यूशन, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा वो यहाँ पर वॉइड होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन के माध्यम के लिए है वो भी ऐसे जो एग्रीमेंट होगा इस प्रकार का वो यहाँ पर वॉइड ही माना जाता है। जैसे कि आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। इफ़ ए प्रॉमिस, जैसे कि सपोज करिए जो ए है उसने बी के खिलाफ मुकदमा डाल रखा था, बी के खिलाफ रॉबरी का। ए ने बी के अगेंस्ट एक मुकदमा कर रखा है रॉबरी के लिए, पर बाद में ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि ए अपना जो उसने रॉबरी का मुकदमा बी के अगेंस्ट कर रखा है वो उसे वापस ले लेगा, बशर्ते कि जो बी है उसने जो भी उसके यहाँ से डकैती करी, रॉबरी करी थी, वो उसका सारा सामान उसको वापस कर देगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट हो रहा है अब ए और बी के बीच में वो एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। बहुत ध्यान से समझिएगा आप इसे भी। पहले तो मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ आपको इसे। जैसे कि सपोज करो कोई अगर मुकदमा चल रहा है और कोई व्यक्ति आकर उस मुकदमे की एक पार्टी को फंडिंग करता है, मतलब पैसा देता है, उसकी हेल्प करता है, लेकिन उस व्यक्ति का जो यहाँ पर हेल्प कर रहा है बाय मनी, उसका उस हेल्प करने में खुद का उस मुकदमे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा काम वो जो कर रहा है वो बिना किसी जस्टिफिकेशन के कर रहा है, तब हम यहाँ पर इसे एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस कहेंगे। अब यहाँ पर आप पहले चैम्पर्टी का मतलब भी समझ लीजिए। ये एक तरह से मेंटेनेंस का ही एक प्रकार है। फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें कि यहाँ पर जो व्यक्ति हेल्प कर रहा है पैसे के माध्यम से, वो ऐसे में यह भी तय करता है कि इस मुकदमे में से जो भी गेन होगा उसमें उसका भी शेयर होगा। इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेंटेनेंस में और चैम्पर्टी दोनों में ऐसा करने का जो रीज़न है वो बिना किसी जस्टिफिकेशन के होता है, एक अनरीजनेबल कारण से करा जा रहा है, तभी ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर
वॉइड माना जाएगा। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिंग एग्रीमेंट विथ एन एनिमी। भाई हम सभी जानते हैं अगर दो देशों के बीच में वॉर युद्ध चल रहा है तो ऐसे में आप उस जो जिस देश के साथ में युद्ध चल रहा है वो एनिमी कंट्री कहलाएगी, और उसके साथ में कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो वो यह एग्रीमेंट ट्रेड करने का कोई एग्रीमेंट करते हैं ऐसे देश के साथ में तो उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट विथ एन एनिमी, और उस एग्रीमेंट की को हम वॉइड ही मानेंगे। नेक्स्ट आता है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगी मैं इसे आपको यहाँ पर। सपोज़ करो जो एक फादर है ए, उसके पास एक बेटी है बी जो है वो माइनर है। अब यहाँ पर ए जो है वो ये प्रॉमिस करता है सी से कि वो अपनी बेटी बी को शादी सी से करवाएगा, उसके बदले में सी उसे कुछ पैसा देगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट जो है वो कैसा कहलाएगा, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और इस प्रकार का एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और हम उसको यहाँ पर वॉइड ही मानेंगे। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टेंडिंग टू इंजुरी द पब्लिक सर्विस। मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर मैं जो जितने एग्रीमेंट्स बोल रही हूँ अभी लाइन से वो हम पहले ही बता चुके थे कि वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ये बात कैसे डिफाइन की जाएगी तो कुछ पॉइंट्स कवर करे गए थे, उनमें ही एग्रीमेंट ही आ रही हैं। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, अगर दो पार्टीज़ मिलकर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रही हैं जिसमें वो किसी पब्लिक ऑफिस को खरीदने या बेचने की बात कर रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि जो ए है वो बी से कहता है कि वो जो ए है वो बी से कहता है कि वो बी को एक सरकारी नौकरी दिलवा देगा, उसके बदले बी उसे 1,00,000 रुपये देने की प्रॉमिस करता है। ये जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए उसे वॉइड माना जाएगा। यहाँ पर अब आपका सेक्शन 23 तो कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्शन 24। बहुत सिंपल है, कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। मैं सेक्शन 24 को एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देती हूँ। सपोज़ करो ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर जो ए है वो बी के लिए काम कर रहा है, वो बी के लिए सुप्रीडेंट का काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है यहाँ पर ए और बी दो पार्टी हैं और जो यहाँ पर ए है वो बी के लिए सुप्रीडेंट का काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है यहाँ पर ए कि जो बी के यहाँ पर जो इंडिको का मैन्युफैक्चर हो रहा है वो उसका ध्यान रखेगा। दूसरा, इसके अलावा जो भी इल्लीगल ट्रैफिकिंग हो रही है अदर आर्टिकल्स में वो उसके लिए भी सुप्रीडेंसी का काम करेगा, जिसके बदले में बी उसको 10,000 रुपीज़ सैलरी के रूप में देगा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हो रहा है वो सेपरेट नहीं हो सकता है, जिस वजह से पूरा एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसी बात के बारे में आपको सेक्शन 24 में बताया गया है। आज आपका ये कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24।